हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या देखा? हम संस्कृत पेपर वन चैप्टर वन जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला उसका पार्ट वन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था संस्कृत वर्णमाला और महेश्वर सूत्र। अब हम पार्ट टू की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखेंगे उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसका क्या क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। फिर हम जो पार्ट टू बनाएंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि हर एक स्थान से, जैसे कि कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, इन सब से हम किस किस वर्ण की उच्चारण करते हैं, ये हम पार्ट टू में देखेंगे इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर वर्णमाला में, संस्कृत की वर्णमाला या हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर को भी उच्चारण के मात्रा के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उच्चारण की मात्रा यानी कि समय बोला गया है। मात्रा कितनी होती है? वन अक्षि निमेष, यानी कि एक अक्षि निमेष में, यानी आंख को बंद करके खोलने में जितना एक समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट बना ली हमने समय की। ठीक है। अब तो एक मात्रा में कोई भी अगर स्वर का उच्चारण कर पा रहे हैं तो वो है ऋस्व। अगर दो मात्रा में कर पा रहे हैं तो वो है दीर्घ, और तीन मात्रा में कर पा रहे हैं तो प्लुत। तो यही चीज श्लोक के है ना उसमें दे रखी है। तो एक मात्रो भवेत ऋस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम तु अर्धमात्रकम। यानी कि एक मात्रा में हो रहा है तो वो ऋस्व स्वर है, दो मात्रा में हो रहा है तो दीर्घ स्वर है, और तीन मात्रा में हो रहा है तो वो प्लित है। अगर एक मात्रा से हाफ में हो रहा है, अर्ध मात्रा में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक। तो डीप में जाएंगे थोड़ा सा। तो ऋस्व स्वर के है ना उच्चारण में समय कितना लग रहा है? एक मात्रा। ये टोटल कितने होते हैं? 5। इनको वही हम मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर आप जानते ही हैं, इनको उच्चारण के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से ये स्वतंत्र होते हैं, इस वजह से इनको मूल कहा गया है। और सबसे कम समय भी लगता है, इस वजह से भी इनको मूल कहा गया है। तो इसके कौन से मेंबर्स होते हैं? अ, अ, ई, उ, री, ली। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक। अब देखते हैं हम क्या? दीर्घ स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर में कितना समय लग रहा है? दो मात्रा का स्वर समय लग रहा है। और ये कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। कौन सा? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 होते हैं। ह्रस्व को कितना समय लग रहा था? 1 लग रहा था। टोटल कितने थे? 5। ऐसे ही दीर्घ में कितना समय लग रहा है? दो मात्रा का लग रहा है। टोटल कितने हैं? 8। अब हम देखते हैं प्लुत। प्लुत में क्या है? 3 गुना समय लगता है, यानी कि लंबा ड्यूरेशन, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसी को उच्चारण करने में लग रही है तो वो प्लुत है। तो जैसे कि आ, ई, उ, तो ड्यूरेशन खिंच गया, आपका उच्चारण का जो समय है वो खिंच गया। इस वजह से प्रायः जो वैदिक संस्कृत होती है उसमें हम है ना प्लुत स्वर का यूज करते हैं। और दूर से, अगर आप कहीं दूर किसी से खड़े हो तो आप किसी को बुलाते हो, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो और आपने बुक में भी देखा होगा, अगर आप अष्टांग हृदय, सुश्रुत या चरक में भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी अ के बाद ऐसे डबल एस टाइप में कुछ लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ आपको भी मिलेगा। तो आपने देखा होगा। तो यही डिनोट करता है कि आपको इस वर्ड को जो है वो क्या कहते हैं? लंबा खींचना है। ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लुत। अभी हमने क्या देखा? स्वर का उच्चारण काल के आधार पर कितना ना क्लासिफिकेशन किया? 3 क्लासिफिकेशन किया। तो तीनों क्लासिफिकेशन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक ड्यूरेशन लग रहा, एक मात्रा लग रहा है। दीर्घ स्वर को 2 लग रहा है मात्रा। और प्लुत स्वर को 3 मात्रा लग रहा है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में भी क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न उच्चारण के कैटेगरी की क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वो क्या है? स्पर्श, अंतः स्थित और ऊष्म। क्या? कौन से? स्पर्श, अंतः स्थित और ऊष्म। तो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। स्पर्श क्या है? जो भी व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ जिस भी मुख के भाग में स्पर्श हो,
तो उन सभी वर्णों को हमने किसमें डाल दिया है, स्पर्श व्यंजन में। ये टोटल कितने होते हैं, 25, क्योंकि हमारे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। हर एक वर्ग में 5 मेंबर्स हैं। जैसे कि क वर्ग में क ख ग घ न, च वर्ग में छ छ झ झ न, ट वर्ग में ट ठ ढ ढ न, त वर्ग में त थ ध ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ऐसे करके हमारे 5 वर्ग, हर एक वर्ग में 5 मेंबर्स, ऐसे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 हो गए। अब हम बात करते हैं अंतः स्थित और ऊष्म व्यंजन की। तो अंतः स्थित व्यंजन क्यों बोल रहे हैं, कि अंतः यानी कि अंदर ही, स्थित यानी कि रुक जाता है, यानी कि उच्चारण करते समय जो वायु है वो अंदर ही हल्की देर के लिए, थोड़ी सी ही देर के लिए रुक जाए ना। कोई भी वर्ण के उच्चारण के समय वायु अंदर ही थोड़ी सी देर के लिए अगर रुक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः स्थित व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा है, य र ल व, य र ल व। ठीक, ऐसे ऊष्म है, यानी कि वायु जब आपकी बॉडी में अंदर से बाहर आती है तो अलग अलग ऑर्गन से जाके टकराती है, आपके वोकल कार्ड से है, टकराती है ट्रैकिया से है। तो टकराने की वजह से जो उसका टेम्परेचर है इधर उधर टकराने की वजह से बढ़ जाता है, तो उष्णता उत्पन्न हो जाती है, इस वजह से इसको उष्ण व्यंजन कहा गया है। ये भी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा है, श श स ह, श श स ह। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त, संयुक्त का मतलब ही होता है संयुक्त यानी कि जोड़ना, मिलाना। तो दो व्यंजनों को मिलाकर जो नए व्यंजन उत्पन्न किए गए हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा है, क प्लस श इज इक्वल छ, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, और झ प्लस न्य इज इक्वल टू ज्ञ। तो छत्रज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दो व्यंजनों के संयोग से इन वर्णों को बनाया गया है। ऐसे ही योगवाही, अयोगवाही, अयोगवाही यानी कि योगवाही उनको कहते हैं जिनमें क्या होता है, ये किसी से भी जाके मिल जाता है। अलग है तो यानी कि ये किसी से भी नहीं मिलता है, यानी कि क्लासिफिकेशन के टाइम पे इनको हम किसी भी कैटेगरी में डाल नहीं पाए, तो अब इनकी एक अलग ही कैटेगरी बना दी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अयोग्यवाही। तो इसके 2 मेंबर्स हैं, अनुस्वर और अनुनासिक। जो अंग है यानी कि सिंगल बिंदी लगती है उसको अनुस्वर कहा है, जिसमें चंद्र बिंदी लगती है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी बताए गए, यशांशी, सिंह, और अनुनासिक के हैं कहाँ और 5। अब हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग में क्या है कि किसी भी वर्ण के बाद अगर 2 बिंदुएं लगी हुई हैं तो है ना, वो क्या शो करता है, हमारा विसर्ग। अब इस विसर्ग को उच्चारण हम कैसे करेंगे, तो अद ह की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि रामः भानुः कः, रामः भानुः कः, कि राम के आगे विसर्ग लगाया है तो ह पड़ा है तो रामः, भानु के आगे विसर्ग लगाया है तो भानु प्लस ह तो इक्वल टू भानु, और क प्लस विसर्ग लगा हुआ है तो कह। ऐसे करके ह को प्रोनाउंस किया गया है, विसर्ग को ह आधे ह की तरह प्रोनाउंस किया गया है। अब विसर्ग की 2 स्पेशल कंडीशन बताई गई है। क्या है वो, जिह्वा मूल और उपदमानीय। क्या है, जिह्वा मूल और उपदमानीय। तो जिह्वा मूल में क्या है, जो हमारे क और ख से पहले विसर्ग लग जाए तो उसको हमने जिह्वा मूल्य बोला है। ऐसे उपदमानीय में क और उपदमानी में प फ से पहले अगर विसर्ग लगा है तो उसको हमने बोला है उपदमानी। और आपने बुक में ऐसे देखा होगा, आधा ऊपर सर्कल और आधा नीचे, ये सिंबल भी डिनोट करने का तरीका होता है जिह्वा मूल और उपदमानी। वैसे ये विसर्ग की ही 2 फर्दर कंडीशन बता दी गई है। अगर जिह्वा मूल में जैसे कि हमारे क ख, तो इनसे पहले विसर्ग लगाए तो वो जिह्वा मूल है। उपदमानी में क्या है, प फ में से पहले हमने विसर्ग लगाया है तो उसको बोल दिया है हमने उपदमानीय। ठीक है, व्यंजन की प्रकृति यानी कि
व्यंजन की प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, उस आधार पे भी हमने व्यंजन का क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसका दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, परुष यानी कि कठिन और कोमल यानी कि सॉफ्ट। तो देखा जाए तो हर एक वर्ग के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है वो कौन से हैं, परुष। ऐसे ही तृतीय चतुर्थ और पंचम जो वर्ग है ना, वर्ग के वर्ण है, उनको हमने क्या बोला है, कोमल। ऊष्म में के जो चार मेंबर है श श स ह, वो भी परुष है। और अंतः स्थित के जो है ना चार व्यंजन है हमारे य र ल व, ये कौन से हैं हमारे, कोमल। तो हमने व्यंजन का पहले उच्चारण देखा कि कहाँ से है ना किस कैटेगरी पे बताया था, वो था उच्चारण अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग। अब हमने हमने व्यंजन की प्रकृति देखी। तो आपने अभी तक क्या देखा, हमने देखा स्वर, स्वर के तीन टाइप थे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी तीन टाइप थे, स्पर्श अंतःस्थित और ऊष्म। इनके अलावा एक और कैटेगरी थी हमारी, कौन सी, अयोगवाही, उसमें दो थे, अनुस्वर और अनुनासिक। ऐसे ही हमारी दूसरी थी एक और कैटेगरी डेवलप न हुई, तो उसमें क्या था, विसर्ग। अब विसर्ग को भी फर्दर दो टाइप में बताया गया था, जिभा मूल्य और उपदमानीय। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 का ही सेकेंड पार्ट एक और बनाएंगे, पार्ट बी। उसमें क्या होगा कि हम अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग बताएंगे, कंठ से उच्चारण होने वाले कौन से वर्ण हैं, तालु से उच्चारण होने वाले कौन से हैं, या ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कौन से हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।